हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम है अकाउंट्स का, जो क्लास 12 का चैप्टर 2 जिसका नाम है गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। हम जानेंगे गुडविल होती क्या है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उसको वैल्यू कैसे किया जाता है, उसका अमाउंट कैसे कंप्यूट किया जाता है। पहले स्टार्ट करते हैं, गुडविल है क्या चीज़। गुडविल इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिज़नेस। किसी बिज़नेस की कोई रेपुटेशन होती है जिस वजह से वो एक्स्ट्रा अर्न करता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है, उसे हम कहते हैं गुडविल, विच इज़ अर्न थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। जो कमाया जाता है, गुडविल कैसे अर्न किया जाता है? थ्रू हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ इट्स ओनर्स। उसके ओनर, जो फर्म हो या बिज़नेस हो, उसके जो ओनर्स होते हैं उनके हार्ड वर्क या ऑनेस्टी से ही गुडविल को अर्न किया जाता है। If a firm renders good services to the customers who feel satisfied will come again and again। अगर फर्म अपने कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज देंगे तो जो कस्टमर हैं वो बार बार फर्म में अपने इंटरेस्ट के लिए आएंगे। उन्हें शॉपिंग करनी है, वो शॉपिंग के लिए आएंगे। उन्हें सर्विसेज चाहिए, सर्विसेज के लिए आएंगे। तो इसीलिए गुडविल जनरेट हो जाती है। सपोज़ हम कोई ब्रांड के ऊपर बहुत अच्छा भरोसा, हमें किसी ब्रांड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। हम कभी कोई डेयरी प्रोडक्ट लेते हैं, कभी किसी किराना स्टोर पे जाते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बिहेव हमसे करता है और हमें लगता है कि इतना अच्छा सेलर है, इससे अच्छा सेलर और कहाँ हो सकता है। तो हम बार बार उसी की शॉप पे जाते हैं। तो उसे कहते हैं कि उसकी गुडविल जनरेट हो गई, उसने अपनी गुडविल जनरेट करी है आपसे अच्छे से बिहेव करके, अच्छे से बातें करके। दस गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म। इसलिए गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ द फर्म। जो फर्म की रेपुटेशन है उसकी वैल्यू करना, उसे हम गुडविल कहते हैं। इट इनेबल द फर्म टू अर्न हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर फर्म इन द सेम ट्रेड। ये गुडविल जो है हमें हेल्प करता है ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने को। मतलब हमारी सेल और लोगों से ज़्यादा होगी क्योंकि हमारे पास लॉयल कस्टमर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे हार्डवर्क की वजह से, हमारे अच्छे बिहेवियर की वजह से हमारे पास अच्छे कस्टमर बिल्ड हो गए हैं, हमारे पास अच्छे कस्टमर गेन हो गए हैं, जिस वजह से हम औरों से हायर प्रॉफिट कमाएंगे। तो हमने देखा गुडविल है क्या। गुडविल रेपुटेशन है बिजनेस की। कैसे कमाई जाती है? हार्डवर्क, ऑनेस्टी से। वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ फर्म रेंडर्स गुड सर्विसेज टू कस्टमर्स फील सेटिस्फाइड कम अगेन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड फील होगा वो दोबारा आएगा। इसलिए गुडविल इज़ द वैल्यू ऑफ reputation of firm. Okay, it enables to earn higher profit. Okay, तो यहाँ पे हमें पता लग गया गुडविल है क्या, इसके क्या कैरेक्टर हैं, ये किस काम में हमें आता है। आगे देखते हैं फीचर्स क्या हैं गुडविल के। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल को हम बेच नहीं सकते, उसको छू के टच करके नहीं दे सकते, इसलिए वो एक फिक्स्ड और नॉन करंट इंटेंजिबल एसेट है। गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट है हमारे लिए, उसकी वैल्यू हम कर सकते हैं। इट हेल्प इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, वो हमें एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। इट इज़ डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। सही बात है, किसी के रेपुटेशन की एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, इसीलिए इट इज़ डिफिकल्ट। It is valuable only when business is sold or at the time of admission, retirement and death of the partner। कब इसको वैल्यू किया जाता है, कब गुडविल कंप्यूट करी जाती है? या तो बिजनेस बेचा जा रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल व्हेन बिजनेस सोल्ड, और एडमिशन के समय एक नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, या रिटायरमेंट के समय कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या डेथ के समय कोई पार्टनर की डेथ हो रही है, पार्टनर या पार्टनर्स। ओके, तो इस समय हमें गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, कैटेगरीज ऑफ गुडविल। गुडविल दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करी गई है। पहली कैटेगरी है परचेज, दूसरी कैटेगरी है सेल्फ जनरेटेड। गुडविल जब हम खरीदते हैं तो उसे परचेज गुडविल कहते हैं। जब हम खुद ही गुडविल जनरेट करते हैं हार्डवर्क और ऑनेस्टी के थ्रू, तो उसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहते हैं। गुडविल फॉर विच अ कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड
द कंसिडरेशन इज पेड दैट इज एसेट माइनस लायबिलिटी बट एनी अमाउंट एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड परचेज गुडविल। क्या होता है जब हम किसी का बिजनेस खरीद रहे हैं, सपोज कीजिए हम ए फर्म बी फर्म को खरीद रही है, तो बी फर्म की जो एसेट्स हैं वो भी वो खरीदेगी और लायबिलिटी है वो भी वो खरीदेगी। तो एसेट माइनस लायबिलिटी करेंगे, जितना अमाउंट बचेगा वो ए फर्म को बी फर्म को देना पड़ेगा, ए फर्म बी फर्म को एसेट माइनस लायबिलिटी जो भी अमाउंट आएगा उसे देगा। मान लीजिए 10 लाख के एसेट्स हैं और 2 लाख की लायबिलिटी है, तो कितना उसे देना पड़ेगा अमाउंट? 8 लाख, यानी 8 लाख की एसेट्स वो बी फर्म से खरीद रहा है। यहाँ पे अगर ए फर्म बी फर्म को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देता है 8 लाख से ऊपर, मान लीजिए 9 लाख रुपीज़ दिए, मतलब 1 लाख एक्स्ट्रा दिया, तो वो 1 लाख क्या होगा? गुडविल। तो वो 1 लाख दे क्यों रहा है? परचेज कंसिडरेशन कैसे कंप्यूट किया जाता है? परचेज कंसिडरेशन कंप्यूट किया जाता है असेट माइनस लायबिलिटी, मतलब कितना अमाउंट देना है बिजनेस खरीदते समय, वो जो निकाला जाता है वो असेट माइनस लायबिलिटी करके निकाला जाता है। लेकिन अगर इससे एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता है उसे कहते हैं गुडविल। तो निकाला कैसे जाता है? वो एक्चुअली यूँ होता है, जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उस बिज़नेस को ऑलरेडी लोग जानते हैं, उस बिज़नेस को ऑलरेडी कुछ लोग जानते हैं, तो हमें एडवांस में हमें बने बनाए कस्टमर मिल जाते हैं उस बिज़नेस के थ्रू। तो जो बने बनाए कस्टमर ऑलरेडी हमें मिल रहे हैं उस बिज़नेस से, उसके लिए हम पे करते हैं, वो उसकी रेपुटेशन है, वो बिज़नेस की रेपुटेशन है जिसको हम खरीद रहे हैं, तो इसलिए हम उसे एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं। बट एनी अमाउंट एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन इज कॉल्ड परचेज गुडविल। तो ऐसी गुडविल को जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं और एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, उस गुडविल को हम कहते हैं परचेज गुडविल। और इस अमाउंट को, इस गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। इट इज सेपरेटली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज इट इज परचेज्ड बाय पेइंग कैश और काइंड। या तो हम उसे कैश दे करके या काइंड दे करके खरीदते हैं। काइंड मतलब हमने कोई असेट उसे दे दिया, उसको शेयर डिबेंचर कुछ दे दिए, फर्म के कुछ पार्टनर उसे एज अ पार्टनर एडमिट कर, हमने किसी भी तरीके से उसे हमें परचेज कंसिडरेशन या गुडविल दी है तो हम उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? It is an internally generated goodwill which arises from a number of factors that a running business possesses, due to which it is able to earn more profit in the future. क्या बोला? ऐसा कोई इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो कैसे होता है, कुछ नंबर ऑफ फैक्टर हैं जिस वजह से इंटरनल गुडविल जनरेट होती है। जैसे कि हमने क्या करा, बहुत अच्छे कस्टमर गेन किए हैं, बहुत लॉयल कस्टमर गेन किए हैं, वो हमारी मेहनत से गेन हुए हैं, ठीक है, तो हमारी बिज़नेस की एक रेपुटेशन बढ़ रही है। होता है कभी कभी कोई बिज़नेस स्टार्ट करता है कोई इंसान और वो बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, इतना अच्छा चलता है कि कल के दिन लोग उस बिज़नेस को उससे ख़रीदने की कोशिश करते हैं। सपोज़ फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, इन सब ने स्टार्ट किया था कुछ बिज़नेस, तो इसको आज ख़रीदा गया, इसको ख़रीदने के लिए बोलियाँ लगाई जा रही हैं। क्यों? क्योंकि दे आर विलिंग टू सेल एंड समवन इज़ विलिंग टू बाय। वाई? क्योंकि इन्होंने गुडविल जनरेट की, एक रेपुटेशन जनरेट की, उसे कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो यहाँ पे इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल अराइजेस फ्रॉम नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, जो बिज़नेस रन करने के लिए फैक्टर्स होते हैं बहुत सारे, तो उससे डिपेंड करता है। तो विच इनेबल इट इज़ ऑल्सो, मतलब ये भी वही काम करता है, ड्यू टू विच इट इज़ एबल टू अर्न मोर प्रॉफिट, ठीक है, तो इससे हम कहते हैं इनहेरेंट गुडविल। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी कंसिडरेशन पे नहीं होता है, कैश ही नहीं जाएगा, ना कैश आएगा बिजनेस के अंदर, तो हम रिकॉर्ड किस चीज़ को करेंगे? नथिंग अदर देन मॉनेटरी वैल्यू कैन बी रिकॉर्डेड। सो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। परचेज गुडविल के फीचर्स क्या होते हैं? इट अराइजेज ऑन परचेज ऑफ बिजनेस और ब्रांड, या तो हम बिजनेस या ब्रांड खरीदते हैं तब अराइज होती है, रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। हालांकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल इट इज़ जनरेटेड इंटरनली ओवर द ईयर्स एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये हमने ध्यान दिया।
और देखते हैं जो परचेज गुडविल है शोन इन बैलेंस शीट एज एन एसेट, उसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं क्योंकि वो तो हमने खरीदी है, रिकॉर्ड हुई है तो बैलेंस शीट में आएगी। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है अ ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी असरटेन्ड, उसकी जो ट्रू कॉस्ट है उसे हम असरटेन या जान नहीं सकते हैं। इट इज़ अमोर्टाइज, जो हमने खरीदी है परचेज गुडविल है उसको अमोर्टाइज किया जाता है। अमोर्टाइज मतलब सिमिलर टू डेप्रीशिएशन, जैसे फिक्स एसेट में डेप्रीशिएशन दिया जा सकता है वैसे ही किसी गुडविल को अमोर्टाइज किया जाता है, दिन पर दिन उसकी वैल्यू कम होती रहती है तो उसे कहते हैं अमोर्टाइजेशन। तो परचेज गुडविल को अमोर्टाइज किया जा सकता है, जो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको अमोर्टाइज नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो अमोर्टाइज किस वैल्यू को करेंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि वैल्यू इज बाय एग्रीमेंट ऑफ सेलर एंड परचेजर। वैल्यू जो है परचेज गुडविल की वो सेलर और परचेजर के जो आपस के एग्रीमेंट होते हैं उससे डिसाइड किया जाता है। लेकिन जो हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है वो डिपेंड करता है सब्जेक्टिव जजमेंट, मतलब वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये था परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल के बीच का डिफरेंस, और हमने देखा परचेज गुडविल क्या होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से गुडविल की वैल्यू अप या डाउन हो सकती है। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट है तो गुडविल की वैल्यू अच्छी होगी, एफिशिएंट नहीं है तो गुडविल की वैल्यू और अमोर्टाइज होती रहेगी या डिग्रेड होती रहेगी। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी गुडविल की वैल्यू को बढ़ाने में हेल्प करती है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कितनी अच्छी लोकेशन पे है उससे भी गुडविल, यानी गुडविल को आप इस तरीके से समझिए कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब एबिलिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर्स। तो अगर हम उस सेंस में देखें तो ये सब फैक्टर काम करते हैं। एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो एबिलिटी टू अर्न मोर प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छा होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन बढ़ जाएगी। लोकेशन ऑफ बिजनेस अच्छा होगा तो एबिलिटी टू अर्न प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लॉन्गिटिविटी ऑफ बिजनेस होगी, बिजनेस लंबे समय तक चलेगा तो एबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बढ़ जाएगी। मतलब अगर बिजनेस बहुत लंबे समय से है तो उसके अच्छे लॉयल कस्टमर हैं, उसने बहुत मेहनत की है जिस वजह से उसकी जो है गुडविल जनरेट हो जाएगी। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, अगर इसके पास कोई लाइसेंस है, कोई राइट्स है, मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस है तो भी उसकी गुडविल जनरेट हो जाती है क्योंकि वो नॉर्मल लोगों से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, ज़्यादा सेल कर पाता है। पॉपुलैरिटी, अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो उस वजह से भी वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत एफर्ट्स किए गए हैं, बहुत कुछ नई चीज़ इन्वेंट की गई है तो उस वजह से भी जो है गुडविल पे इफेक्ट आता है। हाई सेल एंड प्रॉफिट, अगर सेल अच्छी है या प्रॉफिट अच्छा है बिजनेस का तो उस वजह से भी जो है गुडविल में इफेक्ट आता है। तो ये कुछ फैक्टर थे जिस वजह से गुडविल में इफेक्ट आता है। अब आगे देखते हैं क्या ज़रूरत है हमें वैल्यूएशन करने की, गुडविल की वैल्यूएशन करने की ज़रूरत है क्या। नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब भी क्या होता है दो पार्टनर्स या दो से ज़्यादा पार्टनर्स के बीच के अग्रीमेंट चेंज हो जाते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है या कोई भी और राइट्स चेंज हो जाते हैं तो कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, कोई गेन करता है। जो सेक्रीफाइस करता है उसको हम कुछ कंपनसेशन देते हैं, उसको कुछ अमाउंट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि जब बिज़नेस बिल्ड हुआ था तो उसने भी बिज़नेस की रेपुटेशन को अच्छा बनाने में, उसकी बिज़नेस की रेपुटेशन को बिल्ड करने में उसने भी कंट्रीब्यूट किया था, इसीलिए हमें उसे भी कुछ अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल देना पड़ता है। तो व्हेन म्यूचुअल राइट ऑफ पार्टनर्स चेंजेस, द पार्टनर हु मेक सैक्रिफाइस मस्ट बी कॉम्पनसेटेड because he had also contributed to build the reputation of business. Hence, he must be provided his share of goodwill and for that purpose must be calculated. What must be calculated? मैं लिखना भूल गया। Goodwill must be calculated. चलिए आगे देखते हैं। हमें पता लग गया क्या ज़रूरत है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की, क्यों करनी पड़ती है। अब देखते हैं म्यूचुअल राइट किस केसेस में, किन केसेस में म्यूचुअल राइट जो है पार्टनर्स के चेंज होते हैं। व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उनके म्यूचुअल राइट चेंज हो जाएंगे। 1:1 है और आज हमने कर दिया 1:2:3, तो जो पार्टनर ए था उसका जो पहले शेयर था 1/3, अब उसका शेयर हो गया 1/6, तो कहीं ना कहीं उसने सेक्रीफाइस किया है। तो
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है तो म्यूचुअल राइट्स चेंज हो जाते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जब किसी को हम नए पार्टनर को एडमिट करते हैं पार्टनरशिप फर्म में, तो क्या होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओवरऑल पार्टनर्स के बीच में जो है म्यूचुअल राइट चेंज हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है हो सकता है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इस वजह से म्यूचुअल राइट जो है चेंज होता है। रिटायरमेंट और डेथ में भी सेम होता है, कोई पार्टनर जा रहा है तो वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है तो हम उसको शेयर ऑफ गुडविल देते हैं। व्हेन अमेलगमेशन ऑफ टू फर्म टेक प्लेस, जब दो फर्म आपस में मिल के काम करती हैं तो क्या होता है उसके पार्टनर्स और इनके पार्टनर्स, ए फर्म और बी फर्म अमेलगमेट कर रही हैं। अमेलगमेट करना मतलब साथ में मिल के काम करना, दो फर्म मिल गई हैं तो क्या होगा, ए फर्म के पार्टनर और बी फर्म के पार्टनर दोनों एक ही फर्म के पार्टनर बन जाएंगे। मान लीजिए ए बी फर्म है, कोई ए फर्म है कोई बी फर्म है, और दोनों फर्म अगर अमेलगमेट हो रही है तो ए बी फर्म बन गई और सारे पार्टनर के रेशियो चेंजेस हो गए, तो उस वजह से भी क्या होता है म्यूचुअल राइट चेंज हो जाते हैं। व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, जब पार्टनरशिप फर्म को बेचा जाता है उस समय भी म्यूचुअल राइट्स अमंग द पार्टनर्स चेंजेस, तो उस समय भी हमें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करनी पड़ती है। तो ये था ज़रूरत क्या है। अब एक लास्ट टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक जो है हमें कंप्लीट करना है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यूएशन करने के? वैसे बेसिकली देखा जाए तो दो ही मेथड हैं, एक है प्रॉफिट मेथड, एक है कैपिटलाइजेशन मेथड। प्रॉफिट मेथड में है दो तरह के प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरीके से एवरेज प्रॉफिट निकाला जा सकता है, एक तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक दूसरा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम देख लेंगे आगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह के हम चीज़ों को कैपिटलाइज करते हैं, एक तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके हम गुडविल निकालते हैं, दूसरा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकाला जाता है। तो ये है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो हमने देख तो लिए कितने मेथड्स होते हैं गुडविल कैलकुलेट करने के, ये भी देख लेते हैं कि इन मेथड को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉफिट मेथड में दो तरह के हमने देखे, एक तो एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमें देखना ये है कि सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट कंप्यूट किया जाता है। तो जैसे जनरली हम किसी भी एवरेज को कंप्यूट करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मान लीजिए 10 लोगों की हाइट है और 10 लोगों की हाइट का एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं उन सब की हाइट्स को ऐड कर देते हैं एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देते हैं। वैसे ही सिंपल एवरेज प्रॉफिट भी कंप्यूट होगा, लेकिन इसमें फ़र्क इतना होता है कि प्रॉफिट को ऐड किया जाता है लेकिन लॉसेस अगर होते हैं तो उन्हें माइनस कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट 1 प्लस माइनस प्रॉफिट 2 प्लस माइनस प्रॉफिट 3 लिखा है, ना कि प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3। तो यहाँ पे जितने भी साल के, मान लीजिए 4 ईयर्स के प्रॉफिट हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे 4 ईयर के प्रॉफिट्स को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 4 कर देंगे, मतलब डिवाइड बाय 4 कर देंगे, तो एवरेज प्रॉफिट फॉर द पास्ट 4 ईयर्स हमारे पास निकल के आ जाएगा। लेकिन उसमें से अगर एक साल कोई लॉस हुआ तो उसे हमें माइनस करना पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट 1 प्लस प्रॉफिट 2 प्लस प्रॉफिट 3 माइनस प्रॉफिट 4 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, यानी 4 डिवाइड बाय 4 हम कर देंगे, तो उससे हमारा क्या निकल जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। जहां पे हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल गया, सिंपल एवरेज निकल गया, वहां पे गुडविल कंप्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। हमें बस क्या करना है, गुडविल निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिया रहेगा, हमें बस उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एवरेज प्रॉफिट जो हमने कंप्यूट किया ये इनटू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज निकाल देंगे, हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी। ये सिंपल था। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट। मतलब हमें गुडविल कितने पे कंप्यूट करनी है, 3 ईयर परचेज। जो यहां पे दिया है नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वो हमें दिया है 3 ईयर्स, यानी हमारे पास ये वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें एवरेज प्रॉफिट कितने साल का निकालना है, यहाँ पे बोला है कि 4 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट दिए हुए हैं पास्ट 4 ईयर के, 2016, 17, 18 और 19 का दिया हुआ है, लेकिन 2018 में हमारे पास 16,000 का लॉस है।
यहाँ पे। तो हमें एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,000 प्लस 18,000 माइनस 16,000 क्योंकि 16,000 लॉस है, प्लस 14,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने ईयर्स है? 4 साल। तो 4 सालों का प्रॉफिट है, इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 7,000 एवरेज प्रॉफिट। अब हमें गुडविल कंप्यूट करनी है, तो गुडविल कंप्यूट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो हमारे पास 3 इयर्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हमारे पास गुडविल निकल के आ जाएगी 21,000। आगे बढ़ते हैं, इसी में सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में एक कॉम्प्लिकेटेड मेथड भी देख लेते हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन्स होती हैं। क्वेश्चन है, दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब दिव्या ने ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया 1 अप्रैल 2019 को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, पास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट जो शो हुए हैं ज्योति की बिजनेस बुक में वो है 1 लाख, जिसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। फिर 2017 का है 1,25,000, जिसमें है आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000। फिर है 2018 का प्रॉफिट 1,12,500, जिसमें है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। तो हमारे पास ये एडजस्टमेंट भी दी हुई है और प्रॉफिट्स भी दिए हुए हैं। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। एवरेज प्रॉफिट कब का निकालना है? लास्ट 3 इयर्स का। एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो 3 इयर्स का निकालना है, और गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। तो ये ध्यान देने वाली बात है, यानी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से वो 2 रहेगा, और जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो हमें n जो है वो हमारे पास 3 इयर्स का दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एडजस्टमेंट होते हैं उसे कैसे करना चाहिए? ध्यान रहे, जब भी हम गुडविल कैलकुलेशन करते हैं उस समय जो प्रॉफिट को हम ध्यान में रखते हैं वो प्रॉफिट हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए। मतलब अगर उस प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन ऐड है तो हमें उसे माइनस करना पड़ेगा। अगर उस क्वेश्चन में कोई भी उस प्रॉफिट में कोई भी एबनॉर्मल लॉस माइनस हुआ है तो उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। मतलब एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉसेस हमें इंक्लूड नहीं करते हैं प्रॉफिट कंप्यूटेशन के लिए। तो यहां पे आप एक रिमार्क लिख सकते हो, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल losses are not to be included in profit। मतलब अगर आपके पास एबनॉर्मल गेन है तो उसे आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर आपके पास एबनॉर्मल लॉस है तो उसको ऐड बैक करना पड़ेगा जो प्रॉफिट है उसको पाने के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ईयर दिए हुए 2016, 17 और 18, प्रॉफिट दिए हुए 1 लाख, 1,25,000, 1,12,500 जो हमारे पास सेम क्वेश्चन में थे। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कौन से ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट है, कौन से ईयर में एबनॉर्मल प्रॉफिट नहीं है या एबनॉर्मल लॉस नहीं है। पहले ईयर में दिया इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, हमें सीधा सीधा दिया कि एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है, यानी जो 1 लाख रुपया है इसमें ऑलरेडी इन्होंने एक प्रॉफिट जोड़ा हुआ है 12,500 का। ठीक है, तो हमें इस 12,500 के प्रॉफिट को, जो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड किया है, उसको हटाना पड़ेगा, तो उसे लेस करेंगे तब हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 87,500। 2017 में इन्होंने क्या किया, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो इंक्लूड नहीं करना, यानी इन्होंने पीएल बनाते समय इस लॉस को माइनस किया था, जबकि ये एबनॉर्मल लॉस है, ये बिजनेस का लॉस नहीं है, तो इसको ऐड बैक करने का टाइम आ गया है, तो हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया 2017 का 1,50,000। फिर 2018 में ये दिया हुआ है एक्सक्लूडिंग 12,500 एंड इंश्योरेंस प्रीमियम। जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है
वो एक नॉर्मल एक्सपेंस होता है, उसको प्रॉफिट में से माइनस किया जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एक्सक्लूड करके रखा है, यानी इन्होंने अभी तक माइनस नहीं किया है पीएल में से। तो हमें क्या करना है, 1,12,500 में से 12,500 जो इंश्योरेंस का है उसे माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आएगा। अब हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट निकल के आए वो है 87,500 2016 के लिए, 1,50,000 2017 के लिए और 1,00,000 2018 के लिए। तो हमारे पास अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गए, इनका हम एवरेज निकाल देंगे। एवरेज वैसे ही सिंपली निकालेंगे जैसे निकाला जाता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए निकालना है। हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 1,12,500, जो कि हम गुडविल निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज है 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 1,12,500 को इंटू 2 कर देंगे तो हमारे पे गुडविल निकल के आ जाएगी 2,25,000। तो ये था सिंपल प्रॉफिट मेथड से एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। सपोज कीजिए ईयर है हमारे पास 2001, 2, 3, 4 एंड 5, 5th ईयर नहीं है। सपोज कीजिए हमारे पास ईयर है 2001, 2, 3 एंड 4, प्रॉफिट्स हैं उनके, प्रॉफिट 1, 2, 3 एंड 4, एंड हमने उससे क्या करना है, उस पर वेट्स देने हैं। वेट्स उनकी प्रायोरिटी या उनकी जो वैल्यू है उनको इंक्रीज करेगी। जो ईयर क्लोज होता है उसको हम ज़्यादा वेट देते हैं। सपोज अगर हम 2005 में खड़े होके एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हम 2004 को ज़्यादा वेट देंगे, उससे कम देंगे 2003 को, 2 को एंड 1 को। क्यों? क्योंकि नियरेस्ट ईयर का प्रॉफिट ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा वेटेज वैसे भी कवर करता है, क्योंकि हमने देखना है हम आजकल कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्रिएट करता है, इम्पोर्टेंस बनाता है। तो हमने वेट दिए 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रॉफिट और वेट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नया प्रोडक्ट हमारे पास निकल जाता है, प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट्स। तो हम इसका टोटल कर देते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल ऑफ वेट्स से। हम सारे वेट्स का टोटल करके उससे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाता है। वेटेड प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, जिससे हमारी गुडविल आ जाती है। तो इससे रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सिंपल क्वेश्चन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का रहेगा, और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन रहेगा। जो सिंपल क्वेश्चन है वो ये रहा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर आर ईयर 2014, 15, 15, 16, 16, 17 एंड 17, 18 एंड 18, 19, 5 साल हैं। तो 14, 15 का प्रॉफिट है 20,000, 15, 16 का लॉस है 24,000, इसलिए इसे ब्रैकेट में ये नेगेटिव साइन है, और 16, 17 का 30,000, 17, 18 का 25,000 और 18, 19 का 18,000। तो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज। 3 ईयर परचेज यहाँ पे हमारे पास लेनी है, यानी गुडविल कैलकुलेशन के लिए हमें जो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, वो नंबर रहेगा 3 ईयर्स of weighted average profit after assigning weights 1, 2, 3, 4, 5 respectively to the profit of the year ended 31st March 2015, 16, 17, 18 and 19। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज, फिर उसके बाद गुडविल। तो ईयर देख लेते हैं, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। इसको हम प्रॉफिट्स लेंगे। प्रॉफिट है पहले ईयर का 20,000, 24,000 लॉस, 30,000 प्रॉफिट, 25,000 एंड 18,000। तो हमें क्या करना है, अब इन ईयर्स के प्रॉफिट हमने यहाँ पे लिख लिए, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे इनके वेट से। वेट्स हम इनको देंगे 1, 2, 3, 4, 5 एज क्वेश्चन स्टेटेड, हमें इसे देना है। तो हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है इनके वेट से। 20,000 इंटू 1 20,000, 24,000 इंटू 2 48,000। तो जो हमारा लॉस है वो लॉस ही रहेगा, इसको माइनस साइन हम चेंज नहीं करेंगे। तो 24,000 माइनस का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हमारे पास 48,000 का जो है लॉस आ जाता है। 30,000 इंटू 3 90,000, 25,000 इंटू 4 1,00,000, 18,000 इंटू 5 90,000। तो हमारे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमें निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी प्लस साइन वाले हैं उन्हें ऐड करके माइनस कर देंगे 48,000। तो हमारे पास आ जाएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट 2,52,000, और वेट्स को भी हम सारे वेट्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो हम क्या कर देंगे, अब हमें क्या करना है, जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेट है
प्रोडक्ट ऑफ वेट एंड प्रॉफिट, उसे डिवाइड कर देंगे टोटल ऑफ वेट से, तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया। यानी इस अमाउंट से इस अमाउंट को डिवाइड कर देना है, इस अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड करके हमारे पास 16,800 वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसी तरीके से वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है, यही सिंपल सा तरीका है। और गुडविल को अब हम क्या करेंगे, गुडविल निकालने के लिए 3 ईयर परचेज बोला था, तो इस वेटेड एवरेज से गुडविल 3 ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 50,400। ये था सिंपल सा क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। आगे देखते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो पूरा जो वेटेड एवरेज क्या जो भी प्रॉफिट मेथड से होने वाले क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से होने वाले क्वेश्चन, वो सारे ही आप लोगों को आ जाएंगे। ये क्वेश्चन जनरली सीबीएसई पैटर्न में आता है और ये ही जो है बड़े मार्क्स के लिए या ज़्यादा मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। सो ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको कोई और दूसरा क्वेश्चन ट्राई करने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी में सब तरह के डिफ़िकल्टीज़ या कॉम्प्लिकेशंस दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च फॉर द लास्ट 5 ईयर आर, ईयर दिए हैं 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 और 18, 19। प्रॉफिट्स 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। अब इसमें सिंपल से प्रॉफिट दिए हैं। अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता तो हम प्रॉफिट के माध्यम से उनको वेट्स देके क्वेश्चन को कर लेते, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जो एडजस्टमेंट हैं। जब क्वेश्चन एडजस्टमेंट का आता है तो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली टफ हो जाता है थोड़ा सा, और देखते हैं एडजस्टमेंट को हम कैसे करेंगे। जो अभी तक हमने एडजस्टमेंट देखे वो एक सिंपल एडजस्टमेंट थे जिसमें हमें पता था कि एबनॉर्मल लॉस ऐड करने हैं और एबनॉर्मल गेन माइनस करने हैं, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा जिसमें हम वेट्स लगाएंगे। लेकिन इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस है या एबनॉर्मल गेन है इस तरीके से नहीं बताया गया है। तो चेक करते हैं इन एडजस्टमेंट में दिया क्या है। पहला एडजस्टमेंट है, इन द ईयर 2014-15 अ मशीन कॉस्टिंग ₹10,000 वॉज सोल्ड for ₹11,000 and profit is transferred to profit and loss account। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, एक मशीन है जो इनके पास 10,000 की एक मशीन थी, उसको इन्होंने 11,000 का बेचा। यानी ये कोई नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, 10,000 की मशीन 11,000 में बेचना, तो यानी ये कुछ ऐसा है, मतलब एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन है तो जितना एबनॉर्मल गेन हुआ है हमने पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया, जो कि ट्रांसफ़र नहीं होना था तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल गेन कितना हुआ है, 10,000 की मशीन 11,000 में बेची है तो 1,000 का हमारे पास एबनॉर्मल गेन हुआ है। यानी 2014-15 में हम क्या कर देंगे, 1,000 माइनस कर देंगे एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। ऑन 30 जून 2015 a fire broke out and the firm incurred a loss of ₹15,000। ओके, तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहा है। कभी भी किसी फर्म में, किसी भी बिजनेस में आग हमेशा रेगुलरली नहीं लगती है, तो आग लगना एक एबनॉर्मल लॉस है, कोई नॉर्मल लॉस नहीं है। तो यहाँ पे जो फायर ब्रोक आउट हुई है वो एक एबनॉर्मल लॉस है। फॉर द सेम इंश्योरेंस क्लेम वॉज रिसीव्ड। अब इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हुआ, एक तरीके से ये हमारा एक गेन हो गया, मतलब उस लॉस की भरपाई हो गई। तो ये भी हमेशा नहीं होता, इंश्योरेंस क्लेम भी जो कंपनी हमेशा रिसीव नहीं करती है। तो क्या करेंगे हम, 15,000 जो एबनॉर्मल लॉस है उसे ऐड बैक कर देंगे प्रॉफिट में। कौन से ईयर का प्रॉफिट, 30 जून 2015 की बात कर रहा है, यानी ये है ईयर 2015-16 की कहीं बात हो रही है। तो यानी हम 15,000 को ऐड बैक कर देंगे और माइनस कर देंगे एबनॉर्मल गेन जो कि है ₹10,000 ऑफ द इंश्योरेंस क्लेम। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। सी पॉइंट क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड वाज रिसीव्ड एंड अर्नड ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 8,000 का इंटरेस्ट एंड डिविडेंड हमने रिसीव किया है इन्वेस्टमेंट में। तो हम क्या करेंगे, ये एबनॉर्मल गेन है, ये रेगुलर नहीं होता है, तो हम इसको एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देंगे। 8,000 कहाँ से माइनस करेंगे, ईयर 2016-17 के प्रॉफिट से। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय ₹1,000। ये थोड़ा एक ऐसा पॉइंट है जो ट्रिकी पॉइंट है, जिसमें हर बच्चा कंफ्यूज होता है। यहाँ पे क्या किया इन्होंने,
ईयर एंडिंग 2017 यानी 16-17 दिस ईयर, इट इज टॉकिंग अबाउट दिस ईयर 2016-17 की ये बात कर रहा है। उस ईयर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो इन्होंने क्या कर दिया, ओवर वैल्यू। ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाते हैं, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो राइट साइड में यानी क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट साइड में ओपनिंग स्टॉक को यानी डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो भी डेबिट साइड ही आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। अगर हम अपने क्लोजिंग स्टॉक को 1000 ज़्यादा से बताएंगे तो हमारा ऑब्वियस सी बात है जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो भी 1000 एक्स्ट्रा आ जाएगा, जो कि गलत है। तो यानी हमने 16-17 का जो प्रॉफिट है 1000 एक्स्ट्रा बताया था, यानी हम 2016-17 के प्रॉफिट में से 1000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यानी क्या सिर्फ इससे इसी ईयर में फ़र्क पड़ता है, नहीं, इससे नेक्स्ट ईयर में भी फ़र्क पड़ता है। जो 2016-17 का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 2017-18 का ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो यानी अगर 2016-17 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, इसका मतलब ये है 2017-18 का ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू हुआ होगा। तो यानी जब हमने इस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक फ्रॉम द ईयर 16-17 को क्या किया था, माइनस किया था, यानी नेक्स्ट ईयर इसको प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यू हो गया तो उस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाता है। 30,000 में से 1000 माइनस करेंगे और 25,000 में से 1000 प्लस कर देंगे तो हमारा ये एडजस्टमेंट प्रॉपर हो जाएगा। अगला पॉइंट है ई पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 वाज अंडर वैल्यूड बाई 2000। अच्छा, ये ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 की बात कर रहा है, यानी ये 17-18 यानी 2017-18 की बात कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू किया, इस ईयर अंडर वैल्यू किया, मतलब इस ईयर प्रॉफिट जो है कम आया होगा। अंडर वैल्यू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑब्वियसली कम आएगा, तो हम यहाँ पे 2000 ऐड कर देंगे और सिमिलरली साइमल्टेनियसली 2000 प्लस कर देंगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो है अगले ईयर का वो भी कम रिप्रेजेंट हुआ होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। आगे बढ़ते हैं, एफ पॉइंट देखते हैं। अ सेकेंड हैंड मशीनरी वॉज परचेज फॉर 5 लाख ऑन 1 जनवरी 2017 एंड ₹1 लाख स्पेंड टू मेक इट ऑपरेशनल वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। ये पॉइंट थोड़ा बड़ा है। क्या कह रहा है, पहली बात तो एक सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी है 5 लाख की ऑन 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 यानी ये बात कर रहा है ईयर 2016 से लेकर 17 की। हमने 2016-17 में क्या किया, एक मशीनरी खरीदी थी 5 लाख की, जिसमें 1 लाख हमने खर्चा किया ऑपरेशनल कॉस्ट के माध्यम से। हमने ऑपरेशनल कॉस्ट उस पर लगाया 1 लाख रुपीज़, जिसको हमने रॉन्गली डेबिट कर दिया रिपेयर्स अकाउंट में। क्या होता है, जब हम कोई भी मशीनरी खरीदते हैं उसको रेडी टू यूज़ करने के लिए जितना भी खर्चा करते हैं, चाहे वो फ्रेट इनवर्ड हो, चाहे वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो, ऑपरेशनल कॉस्ट हो, उस सब को हम क्या करते हैं, मशीनरी की कॉस्ट में जोड़ते हैं। यानी मशीनरी को हमें 6 लाख से रिप्रेजेंट करना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने एक गलती करी। क्या करा, 5 लाख से मशीनरी की कॉस्ट दिखाई है और 1 लाख इन्होंने रिपेयर्स अकाउंट में डाल दिया, यानी ये गलत किया। तो क्या करना था, इनको रिपेयर्स अकाउंट में ना डाल के इस 1 लाख को कहाँ डालना था, मशीनरी अकाउंट में। तो इस 5 लाख पे तो इन्होंने डेप्रीशिएशन ढंग से दिया होगा, लेकिन इस 1 लाख पे डेप्रीशिएशन देना भूल गए होंगे, तो जिस वजह से ये हमारा जो पीएल है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो सही से रिप्रेजेंट नहीं हुआ होगा। तो मशीनरी इज डेप्रीशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ठीक करने के लिए 1 लाख को 1 लाख पे 20% डेप्रीशिएशन दिस ईयर एंड दिस ईयर पास करेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे प्रॉफिट में से। जो पहला ईयर होगा उसमें हम सिर्फ 3 मंथ का ही डेप्रीशिएशन देंगे। क्यों, क्योंकि 1 जनवरी 2017 को मशीनरी खरीदी है और ईयर एंड होता है 31 मार्च 2017 को, यानी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए हमने मशीनरी इस साल यूज़ करी थी, तो डेप्रीशिएशन भी 3 महीने का ही बनता है पहले ईयर। इसको और बेटर समझ लेंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जी पॉइंट देख लेते हैं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ ₹2400 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। अब ये कह रहा है 2400 का एक एनुअल कॉस्ट है जो हमें माइनस करना था या पीएल में डेबिट करना था, लेकिन गुडविल वैल्यूएशन के लिए, लेकिन हमने नहीं किया। यानी हर ईयर से 2400 एक माइनस होना, एक अमाउंट माइनस होनी है जो कि मैनेजमेंट कॉस्ट
कवर करने के लिए हमने एनुअल चार्जेस पे किए थे। एनुअल चार्जेस मतलब साल में एक बार चार्जेस पे होते हैं, तो इसको हम हर एक ईयर के प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे। अब देखते हैं क्या कह रहा है। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट विद वेट्स 1, 2, 3, 4 एंड 5 रेस्पेक्टिवली टू द ईयर टू ईच ईयर्स प्रॉफिट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि 3 ईयर्स परचेज, ये इंपॉर्टेंट है गुडविल वैल्यूएशन के लिए, और वेट्स हमें पता ही है कितना देना है, और वेटेड एवरेज बेसिस पे ये क्वेश्चन को हम निकालेंगे। तो आगे देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनने वाला है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर लिखेंगे। ईयर हमने लिख दिया 2014, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। प्रॉफिट्स हम लिख देंगे जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट जो दिए हुए हैं, ये वाले, ये हमने यहाँ नोट डाउन कर दिए। एडजस्टमेंट अब हम एक एक करके इसमें से माइनस करेंगे। तो देख लेते हैं। पहला वाला था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, हमने देखा था ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो हमने मशीन 10,000 की 11,000 में बेची थी, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट माइनस होता है, ऑब्वियस सी बात है, उसी साल के प्रॉफिट से, तो हमने माइनस कर दिया। अब आगे देखते हैं लॉस बाय फायर। फायर की वजह से, फायर ब्रोकआउट हुई थी 30 जून 2015 में, यानी 15-16 की बात है। तो 15,000 हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस है, इसे ऐड कर देंगे, और 10,000 एबनॉर्मल गेन है जो हम माइनस कर देंगे। तो 15,000 हमने ऐड कर दिया और 10,000 माइनस कर दिया, जो कि एबनॉर्मल गेन है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड जो रिसीव हुआ था हमें, यहाँ पे सी पॉइंट में 8,000 का वो एबनॉर्मल गेन है, वो हमने माइनस कर दिया है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर ईयर 2016-17 एज अ रिजल्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर विल ऑल्सो बी ओवर वैल्यूड। यहाँ पे ये सिंपल सा डी पॉइंट है जो हमारा कह रहा है कि हमने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू किया था। क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया था तो उस ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, बढ़ के आया होगा। तो उस ईयर में हम 1,000 माइनस करेंगे और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट हमारा कम होकर आया होगा, क्योंकि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो हम नेक्स्ट ईयर इस 1,000 को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो डी पॉइंट है इस ईयर में ओवर वैल्यू हुआ था, तो ओवर वैल्यू में माइनस कर दिया 1,000 प्रॉफिट में से, और नेक्स्ट ईयर हमने प्रॉफिट में 1,000 ऐड कर दिया। सिमिलरली ई पॉइंट भी था जिसमें क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू हुआ था 2,000 से, यानी इसमें प्रॉफिट हमारा कम आया था। तो इस ईयर को हम जो 17-18 का ईयर है उसमें 2,000 ऐड कर देंगे, और नेक्स्ट ईयर जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, उसमें हम माइनस कर देंगे, क्योंकि वो भी हमारा प्रॉफिट जो है अंडर वैल्यू आया था। तो ये हमने कर दिया, 2,000 इस ईयर ऐड कर दिया। क्यों, क्योंकि अंडर वैल्यू हुआ था तो प्रॉफिट कम दिखाया था, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाना है, ये हमने दिखा दिया। और नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट जो है क्या हुआ था, ज़्यादा हो गया था, क्योंकि जो हमारी ओपनिंग स्टॉक है वो अंडर वैल्यू हुई, जिस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो हमने क्या करा, 2,000 माइनस कर दिया। सिंपल सा है। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है, इस साइड होता है 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 नेट परचेज, 2 डायरेक्ट एक्सपेंस, 2 ग्रॉस प्रॉफिट। और इस साइड होता है हमारा बाय नेट सेल्स, बाय क्लोजिंग स्टॉक। अभी मैं जनरल चीज़ों की बात कर रहा हूँ, उन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा होती हैं। अभी जनरल एक ट्रेडिंग हम अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, हालांकि ये अब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट कहलाता है। सपोज अगर हम इस डिजिट को या इस फिगर को हम इम्प्रूव कर देते हैं, ओवर वैल्यू कर देते हैं, सपोज 1,000 ऐड कर देते हैं, तो इसमें टोटल में फ़र्क पड़ेगा। जब हम टोटल में फ़र्क पड़ेगा तो यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर है, इसमें से जब टोटल में से ये सब चीज़ें माइनस होंगी तो ऑब्वियसली ये भी हमारा बढ़ के आएगा, क्योंकि ये अमाउंट एक्स्ट्रा है। तो इसीलिए ओवर वैल्यू करने पे प्रॉफिट ज़्यादा आ जाता है, जिस वजह से हमारा नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये इसीलिए उस ईयर माइनस करते हैं और नेक्स्ट ईयर प्लस कर देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई डिजिट बढ़ती है, इम्प्रूव होती है, यहाँ पे कोई डिजिट इम्प्रूव होती है, इससे क्या होगा, ये लेस होके आएगा।
सपोज़ अगर हमने 1000 यहाँ बढ़ाया और 1000 यहाँ भी बढ़ाया तो इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन हमने यहाँ ना बढ़ा करके यहाँ बढ़ाया तो ये और कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्योंकि जब इसका टोटल इसको माइनस करेगा तभी तो ये आएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो ये जब टोटल में से ज़्यादा अमाउंट माइनस होगी तो ये कम आएगा, टोटल में से कम अमाउंट माइनस होगी तो ये ज़्यादा आएगा। इसीलिए इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग स्टॉक बन जाता है, तो अगले साल के प्रॉफिट में भी इफेक्ट डालता है। तो अगर इस साल ये बड़ा है तो यानी ये बड़ा है, तो इसमें से हमें इस साल माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर ऐड ऑन करना पड़ेगा प्रॉफिट में। अगर इस साल हमारा ये अंडर वैल्यू हुआ है, लेस दिखाया है हमने, अंडर वैल्यू दिखाया है, तो यानी ये भी कम आया होगा, तो इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट में और नेक्स्ट ईयर माइनस करना पड़ेगा, एकदम वाइस वर्सा। तो ये आपको दिमाग लगाना है कि जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो क्या हो जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू रहता है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी अंडर वैल्यू रहता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ अलग है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए या फिर ध्यान में रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड तो जीपी इज या प्रॉफिट इज ओवर वैल्यूड। ठीक है, अगर ये अंडर वैल्यू होता है तो ये भी अंडर वैल्यू हो जाएगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के साथ सीन दूसरा है। अगर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट अंडर वैल्यू होता है। अगर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट ओवर वैल्यू हो जाता है। तो यहाँ पे उल्टा है, इसीलिए हम इस फंडे को अपनाते हैं। तो ये नोट्स में तो नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को देखना है पॉज करके इसे लिख सकता है अपने मेमोरी के लिए। ये एक फैक्ट होते हैं, इस बेसिस पे चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसीलिए यहाँ पे ये फंडा अपनाया। अब एक एफ पॉइंट है जिसके बारे में बात करेंगे। सेकेंड हैंड मशीनरी जो परचेज करी थी, 5 लाख की मशीनरी थी, 1 लाख स्पेंड किया था ऑपरेशनल कॉस्ट, जो कि हमने डाल दिया था कहाँ, रिपेयर्स अकाउंट में, जो कि रिपेयर्स अकाउंट में नहीं जाना था। वो कहाँ जाना था, मशीनरी। यानी अब हमें 1 लाख पे डेप्रीशिएशन देना है। किस तरीके से डेप्रीशिएशन देंगे, ये हमने अलग अलग डेप्रीशिएशन दिया है अलग ईयर के लिए, जो कि माइनस किया है प्रॉफिट से। अभी कैसे देना था डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन फॉर 2016-17 सिर्फ 3 मंथ्स का डेप्रीशिएशन देना था। 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक हमारे पास मशीनरी यूज़ में ली थी, तो हम 1 लाख इंटू 20% इंटू 3/12 कर देंगे, तो 5000 का डेप्रीशिएशन देंगे। अब डेप्रीशिएशन फॉर 2017-18 डेप्रीशिएशन यहाँ पे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट है उसमें से जो हमने डेप्रीशिएशन दे दिया वो माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उसको 20% हम डेप्रीशिएशन देंगे। इस साल हमने पूरे ईयर मशीनरी यूज़ की, तो हम पूरा 19,000, 20% जो आएगा 95,000 का, वो हम डेप्रीशिएशन चार्ज कर देंगे, तो माइनस हो जाएगा इस ईयर के प्रॉफिट से। नेक्स्ट ईयर आता है डेप्रीशिएशन फॉर 18-19, तो हमने पूरे साल मशीनरी को यूज़ किया था। अब 1 लाख जो कॉस्ट थी इसकी, इसमें से दोनों डेप्रीशिएशन माइनस होंगे, तभी तो रिटर्न डाउन वैल्यू आएगी, तो उसका 20% हम निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 15,200, जो कि हमने माइनस कर दिया 18,000 के प्रॉफिट में से। ये माइनस हो गया। एक लास्ट पॉइंट है जी पॉइंट, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 2400 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। यानी हर ईयर के प्रॉफिट से 2400 हम माइनस कर देंगे, जो कि हमने कर दिया। अब हमारे पास ये प्रॉफिट है, ये एडजस्टमेंट है, यानी 20,000 में से 1,000 और 2400 माइनस करना है। एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 16,600। इस ईयर का एडजस्टेड प्रॉफिट ये ऐड करके, ये माइनस करके और ये माइनस करके आया 26,600। सो ऑन, इस ईयर का 13,600, 6,600 और इस ईयर का आया है लॉस 1,600 का। अब देखते हैं आगे गुडविल वैल्यूएशन कैसे होगा। एडजस्टेड प्रॉफिट हमारे पास निकल गया। अब सिंपल है, अब हमें क्या करना है, ईयर लिखने हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट जो हमने निकाले हैं वो लिखने हैं, मल्टीप्लाई कर देना है वेट से, वेट्स आगे डाल के,
और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड वेट आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ वेट, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आया एंड सो ऑन। तो हमारे पास टोटल ऑफ वेट्स है 1 2 3 4 प्लस 5, सबको ऐड कर दिया, ये टोटल ऑफ वेट्स आ गया 15। टोटल ऑफ प्रोडक्ट एंड वेट, प्रॉफिट एंड वेट जो प्रोडक्ट है उसका टोटल आ गया 1,29,000। ध्यान देना जब भी आप इसको सॉल्व करोगे, ऐड करोगे, तो इन सबको तो ऐड करना है, लेकिन इस माइनस फिगर को माइनस करना पड़ेगा। और ध्यान इसमें भी देना कि 1600 का लॉस था, इंटू 5 करोगे तो लॉस 5 गुना बढ़ के 8000 हो गया, तो ये लॉस में ही रहेगा, माइनस साइन रहेगा, माइनस साइन हटेगा नहीं। और ऐड करते समय भी माइनस करना है इसे, ठीक है। तो ये आ गया। अब हम इसे वेटेड एवरेज निकाल देंगे, टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड वेट, प्रॉफिट इनटू वेट एंड टोटल डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट्स, ये आ गया हमारा 8600। और गुडविल 8600 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारी कितनी थी, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज हमारी 3 ईयर ऑफ परचेज था, इंटू 3 कर दिया, हमारे पास आ गई गुडविल 25,800। ये था एक फुल्ली फ्लेज क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में सब तरह के एडजस्टमेंट हैं, इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में नहीं आ सकते। और ऐसे एडजस्टमेंट किसी भी क्वेश्चन में आएंगे जो गुडविल से रिलेटेड है, सबका ट्रीटमेंट सेम तरीके से, इनका ट्रीटमेंट हर एक उसमें सेम तरीके से करना चाहिए। सिंपल एवरेज मेथड के लिए आए या वेटेड एवरेज मेथड के लिए आए या सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए आए, आपको इनका ट्रीटमेंट सेम तरीके से करना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल वैल्यू की जाती है ये भी देख लेते हैं। ये भी बहुत इजी है, इतना टफ नहीं है। जो टफेस्ट था हमने वेटेड एवरेज मेथड में देख लिया है, अब इससे ज़्यादा टफ कुछ है नहीं, देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट ये होता है जब कोई भी फर्म, कोई भी बिजनेस एंटिटी नॉर्मल जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वहाँ पे उससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, उस प्रॉफिट को कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट से, उस प्रॉफिट को सुपर प्रॉफिट कहते हैं। तो हम सुपर प्रॉफिट निकालते कैसे हैं? कंपनी का एवरेज प्रॉफिट निकाल देख लेते हैं हम कितना आ रहा है, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। तो सिंपल एवरेज हमने निकाला और हमारे पास कंपनी का प्रॉफिट आया कुछ, लेकिन नॉर्मली प्रॉफिट कितना कमाया जा सकता है बिजनेस का, जो बाहर हमने पैसा लगाया। सपोज कीजिए हमने 1 लाख रुपीज़ लगाया है एक बिज़नेस में, तो बाहर अगर हम किसी भी फर्म में, सिमिलर फर्म में 1 लाख रुपीज़ लगाते हैं तो पैसे कमाने को मिलते हैं मान लीजिए 10%, यानी 1 लाख से 10% कमाया जा सकता है, यानी 10,000 हम कमा सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 10,000 यहाँ पे दिया। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड, जितनी कैपिटल एम्प्लॉय करिए इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100, यानी 10% है तो 10/100। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम क्या निकाल सकते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। सिंपल है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट। ये कैपिटल अप्रोच है। कैपिटल साइड को अगर हम देखें तो कैपिटल उसमें ऐड कर देंगे रिजर्व्स, माइनस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं? सपोज पीएल का डेबिट बैलेंस फिक्टिशियस एसेट है, अगर वो तुम्हें दिख जाता है बैलेंस शीट में तो वो जनरली एसेट साइड में होता है, लेकिन वो एसेट्स नहीं होते। पीएल का डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस। वहाँ पे पीएल अगर बैलेंस शीट में लॉस दिखाया हुआ है, शो किया हुआ है पीएल डेबिट बैलेंस करके एसेट साइड में, यानी वो फिक्टिशियस एसेट है, उसे आप माइनस कर दोगे ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसे निकालने के लिए। एसेट अप्रोच होती है ऑल एसेट माइनस गुडविल अगर है, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट उनमें से माइनस कर दोगे और माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी, आपके पास क्या आ जाएगी? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एसेट में से, ऑल एसेट में से हमने क्या माइनस कर देना है? ऑल एसेट में से फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस करना है और साथ ही साथ आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करनी है। मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, वो तो है ही, लेकिन कुछ और भी चीज़ें हैं। कभी कभी क्वेश्चन टफ करने के लिए इतना सा दे दिया जाता है, गुडविल दे दी जाती है जनरली, या फिर फिक्टिशियस एसेट जैसे कि पीएल का डेबिट बैलेंस या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो नॉन ट्रेड हो वो दे दिया जाता है ताकि क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। तो हमें क्या करना है? वो इन 3 चीज़ों को, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको भी माइनस करना है और साथ ही साथ आउटसाइड लायबिलिटीज भी माइनस करनी है एसेट में, सारी एसेट्स में से, टोटल एसेट में से, जिससे हमारा क्या निकल जाए? कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाए। कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा और एवरेज प्रॉफिट तो निकालना आ ही गया है अभी तक, सिंपल एवरेज मेथड से भी और वेटेड एवरेज मेथड से भी। तो
अब हम हमारा सुपर प्रॉफिट निकल गया, तो गुडविल निकालने के लिए गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सिंपल है, तो सुपर प्रॉफिट मेथड में इतना ही है। इसी तरीके से हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल वैल्यूएशन निकालेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए एंड बी इन्वेस्टेड विद कैपिटल 50,000। इन्होंने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है? 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न किया इन्होंने? 16,000। हमें अब एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं है, एवरेज प्रॉफिट हमें दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15% पर एनम। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया है 15% पर एनम, जो कि हम यहाँ पे रखेंगे। गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 4 ईयर ऑफ परचेज हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म ऑन द मनी इन्वेस्टेड वो हमें निकालना है, और उसी बेसिस पे गुडविल हमें निकालनी है। सोल्यूशन क्या है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा? 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या? 15%, यानी 15/100। तो नॉर्मल जो कैपिटल एम्प्लॉय किया उससे अगर हम नॉर्मली देखें तो कितना कमा सकते हैं? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 7,500 रुपीज़ कमाते हैं। एवरेज कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है? 16,000, यानी फर्म नॉर्मल से ज़्यादा कमा रही है। कितना ज़्यादा कमा रही है? एवरेज माइनस नॉर्मल, 16,000 माइनस 7,500, यानी 8,500 रुपीज़ ज़्यादा कमा रही है। यानी हमारे पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ गया 8,500 रुपीज़। अब गुडविल कैसे निकालना है? सिंपल है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, यानी 8,500 इंटू 4, यानी 34,000 का हमारे पास गुडविल आ गया। ये था एक सिंपल सा सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन। और इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं क्वेश्चन में? जब हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ जाती है खुद से। जो कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे दिया हुआ है 50,000, ये कभी कभी निकालनी पड़ जाती है। और निकालनी है तो इतना याद रखिए, 2 अप्रोच हैं, या तो कैपिटल अप्रोच या असेट अप्रोच। कैपिटल अप्रोच से कैपिटल में ऐड करेंगे कुछ चीज़ें, कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट, तो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। या फिर ऑल एसेट माइनस गुडविल फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। मतलब ये सारी चीज़ें इसमें से ऑल एसेट्स में से माइनस हो जाएगी टोटल एसेट्स में से, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन टफ फॉर्म में भी देख लेते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड का हमने हर एक उसके मेथड के 2 क्वेश्चन देखे हैं, एक सिंपल एक कॉम्प्लिकेटेड। तो ये रहा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। टोटल कैपिटल ऑफ ABC फर्म इज़ 1 लाख, कैपिटल दी है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। नेट प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स दिए हुए हैं, ईयर 1 के 30,000, 36,000 एंड 42,000। हाँ, साथ ही साथ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए तो आ ही सकता है किसी क्वेश्चन में, ये भी हो सकता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने को भी आ जाए। वो तो सिंपल है, वो आप कर लोगे। कैलकुलेट गुडविल एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। 2 ईयर परचेज यहाँ पे हमें लेना है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है? 1 लाख, जो कि क्वेश्चन में दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 15,000। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ऑल ईयर्स ऑफ प्रॉफिट ऐड करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 3, तो डिवाइड कर देंगे। 38,000 का एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब हमें साफ दिख रहा है एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से, यानी सुपर प्रॉफिट कमाया है बिजनेस ने कितना? 23,000 एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो 23,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज 2 ईयर्स है, तो हमारे पास गुडविल आ गई। तो यहाँ पे एक और अगर किसी को, ये तो नोट्स में मिल जाएगा आपको, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरीके से रहेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड असेट अप्रोच से अगर हम जाएं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस फिक्टिशियस एसेट, जो मैंने पहले भी बताया। ऑल आउटसाइड लायबिलिटी में आता है करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटीज जनरली नहीं होती हैं, ठीक है। वो कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट बनती है। अगर हमने कोई बैंक से बहुत बड़ा और बहुत टेन्योर के लिए लोन लिया है, वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं रहती है, वो एक तरीके से इन्वेस्टमेंट का, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट बन जाता है। कैपिटल अप्रोच मेथड से कैसे करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ ओनर प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। ध्यान देना, यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये डेबिट बैलेंस होता तो ये ऐड नहीं होता, एक तो माइनस होता, दूसरा ये फिक्टिशियस एसेट्स की कैटेगरी में आता, ठीक है ना। फिक्टिशियस एसेट क्या क्या होते हैं? अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस एंड PL का डेबिट बैलेंस।
तो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, सपोज कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है 1 लाख का, जिसमें से इस ईयर यूज़ हुआ सिर्फ 20,000, यानी 80,000 का एक्सपेंस अभी भी बचा है, तो वो हम क्या दिखा देते हैं, एसेट साइड दिखा देते हैं, जो कि फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, एक्चुअली वो एसेट्स नहीं होते हैं। वो 80,000 जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा वो हमारा क्या है, वो अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। तो फिक्टिशियस एसेट में जनरली दो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, इसको माइनस कर दीजिएगा जब हम एसेट अप्रोच से क्वेश्चन को कर रहे होंगे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड हम देख लेते हैं। ये भी बहुत लोगों को परेशान करता है ये मेथड, लेकिन ये इतना सिंपल है कि क्या बताएं। इस मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट होता है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, हम कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए नॉर्मली, और एक्चुअल जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कितना है, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस आता है वो हमारा गुडविल होता है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट, सपोज 16,000 का हमने प्रॉफिट कमाया, तो और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मार्केट में है 10%, तो हमें 16,000 कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए 10% के हिसाब से, यानी हमें 16,000 कमाने के लिए 1,60,000 का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कैपिटल चाहिए। 1,60,000 का 10% ही तो क्या होता है 16,000, 16,000। तो हमारे पास कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हम जनरली उसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, तो डिवाइड करेंगे एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। क्या मतलब, एवरेज प्रॉफिट जो है उसको डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया, और एक्चुअली हमने कितना कैपिटल लगाया, कुछ कम लगाया या ज़्यादा लगाया, तो कम ही लगाया होगा, और कम लगाया होगा तभी हमारे पास गुडविल निकल के आएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको यूँ समझ लीजिए कि जो काम ज़्यादा कैपिटल में होता है वो हमने कम कैपिटल एम्प्लॉय करके निकाल लिया, वो प्रॉफिट हमने कमा लिया। जो एवरेज प्रॉफिट के लिए इतनी ज़्यादा कैपिटल चाहिए, उस प्रॉफिट को हमने कम कैपिटल में कमा लिया। तो ये एक फर्म की वैल्यू बढ़ा देती है, फर्म की इम्पोर्टेंस बढ़ा देती है लोगों की नज़र में, तो यहीं से गुडविल जनरेट हो जाती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल यहीं से बन जाती है। तो ये गुडविल निकालने का एक कैपिटलाइजेशन वाला मेथड है। तो देख लेते हैं इसमें क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। सिंपल भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, हालांकि जो इतना पोर्शन है यही कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ही कॉम्प्लिकेटेड है लोगों के लिए, इससे ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस इसमें आते हैं नहीं। वरुणा एंड करुणा आर इक्वल पार्टनर्स मतलब उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1 का है। दे एडमिट लता इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर, उन्होंने लता को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। इट वॉज अग्रीड टू वैल्यू गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कंपेयर टू एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया कि हम गुडविल कैसे वैल्यू करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से, ठीक है, यानी यही वो मेथड था। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 4 लाख, एवरेज प्रॉफिट कितना है फर्म का 4 लाख, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 25% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 25%, यानी 4 लाख का एवरेज प्रॉफिट है, तो उस हिसाब से हमें कितना कैपिटल चाहिए 4 लाख कमाने के लिए नॉर्मली, तो 4 लाख डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ 4 लाख यहाँ पर रख देंगे, डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 25% इंटू 100, तो हमारे पास एक्चुअल कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न 4 लाख आ जाएगा। तो बैलेंस शीट दी हुई है ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च 2019 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटीज़ दी हैं वरुणा एंड करुणा की, लॉन्ग टर्म लोन दिए हैं, सन्डे क्रेडिटर दिए हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, एडवांस फ्रॉम कस्टमर दिया हुआ है, ये सब मिला के 19,50,000 होते हैं। इसमें से जो हमारा ये पोर्शन है सिर्फ यही आउटसाइड लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी में आता है, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड में आ जाएगा।
अब देखते हैं फर्नीचर, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी इसमें दिया हुआ है। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम टोटल एसेट अप्रोच से अगर क्वेश्चन को कर रहे हैं तो इसे माइनस कर देंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दो तरीके से निकाली जा सकती है इस क्वेश्चन में, एक तो असेट अप्रोच से और दूसरा कैपिटल अप्रोच से। कैपिटल अप्रोच से हमें इस 10 लाख में सिर्फ 5,50,000 ऐड कर देना तो हमारे पास टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। एसेट अप्रोच से अगर हम जाएं तो हमारे पास टोटल असेट में से क्या क्या माइनस करना पड़ेगा, एक तो ये अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस जो कि यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ये माइनस कर देंगे। साथ ही साथ ये आउटसाइड लायबिलिटी जो है ये हमें माइनस करनी पड़ेगी, तो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। देख लेते हैं, स्टॉक दिया हुआ है, सन्ड्री डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश इन एंड कैश एट बैंक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। जैसा जब भी ऐसा दिया रहे आपको ये समझ लेना ये क्या है, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस हैं, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से। ठीक है, आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, कैपिटल ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25%, कैपिटल रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 4 लाख इज इक्वल टू कैपिटल रिक्वायर्ड इंटू 25/100 इज इक्वल टू 4 लाख। हाँ, ये सही मेथड है आपको समझाने का कि हम ऐसा क्यों करते हैं। 4 लाख अपॉन 25 इंटू 100। कैपिटल रिक्वायर्ड जब भी मान लीजिए हमें 4 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो जो कैपिटल लगाई होगी उसका 25% 4 लाख होगा, तो कैपिटल रिक्वायर्ड इंटू 25% इज इक्वल टू 4 लाख। तो कैपिटल रिक्वायर्ड कितनी थी, 4 लाख, ये नीचे चला गया 25, ये ऊपर चला गया इंटू 100, तो सिंपल हो गया 4 लाख अपॉन 25 इंटू 100। तो कैपिटल रिक्वायर्ड है 16 लाख, यानी 16 लाख की कैपिटल चाहिए नॉर्मली 25% से 4 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए। मतलब नॉर्मल कैपिटल रिक्वायर्ड ये है टू अर्न दिस मच प्रॉफिट, दिस मच एवरेज प्रॉफिट। लेकिन एक्चुअल कैपिटल कितनी लगाई, क्या 16 लाख कैपिटल लगा के इतना कमाया? अगर 16 लाख लगा के कमाया तो गुडविल 0 बनेगी। लेकिन अगर हमने कम कैपिटल लगा के इतना प्रॉफिट कमाया है 4 लाख का, तो ये गुडविल वाली बात है, ये गुडविल जनरेशन वाली बात है, ये शाबाशी वाली बात है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, टोटल एसेट, अगर एसेट अप्रोच से जाते हैं, माइनस नॉट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस फिक्टिशियस एसेट, माइनस करंट लायबिलिटी। तो हमने क्या करा है, टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, टोटल एसेट्स हैं हमारे पास 19,50,000 के, जो कि हमने उसमें से माइनस कर दिया नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो कि है 25,000 का, माइनस कर दिया फिक्टिशियस एसेट जो कि अगेन है 25,000 के फिक्टिशियस एसेट्स, ये माइनस कर दिए। फिर माइनस किया हमने करंट लायबिलिटी जो कि है 4 लाख की। करंट लायबिलिटी टोटल हमारे पास 4 लाख की है, 2 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, तो हमारे पास 4 लाख की करंट लायबिलिटी है। तो हमारे पास एक्चुअल कैपिटल कितनी आ जाती है, 15 लाख। तो यानी 15 लाख हमने कैपिटल लगाया और 4 लाख कमा दिया, जबकि एक्चुअली कितनी कैपिटल चाहिए थी इसको कमाने के लिए, इतने प्रॉफिट को कमाने के लिए 16 लाख। यानी हमने 1 लाख कम कैपिटल लगा के अच्छा प्रॉफिट कमाया है, यानी हमारी गुडविल कितनी हो जाएगी, 1 लाख। तो ये था कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का एक सिंपल सा या फिर कहिए कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया है ताकि आपको अगर सिंपली क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप वो भी कर पाओ और साथ ही साथ आप वैसा क्वेश्चन भी कर पाओ जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो। आगे चलते हैं। अब सेम क्वेश्चन को हम देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब आपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया है ना, अभी तो हम एक्स्ट्रा कैपिटल की बात कर रहे थे, कितना एक्स्ट्रा कैपिटल हमने बचाया, अब हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट की बात करेंगे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हमने कमाया है उसको डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। यानी उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को। ठीक है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं देखनी है, हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट देखना है। यहाँ पे तो हमने देखा कि एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, कितना कैपिटल हमने लगाया था, दोनों को माइनस करके गुडविल आ जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट आएगा, उस सुपर प्रॉफिट को सीधा कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए वो डायरेक्टली हमारा गुडविल बन जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका कैसे है। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है,
तो ये आ जाएगी उतना सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, ये टोटल कैपिटल निकालने का है, तो उसे हमने डायरेक्टली गुडविल कर दिया। तो सेम क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट था क्वेश्चन में 4 लाख का, कैपिटल एम्प्लॉयड थी 15 लाख जो हमने खुद निकाली अभी, ठीक है, हमने अभी क्वेश्चन में थोड़ी देर पहले निकाली। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 25% था, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 15 लाख इंटू 25%, तो 15 लाख इंटू 25% करेंगे तो 3,75,000 का प्रॉफिट आएगा, ना कि 4 लाख का। इसीलिए तो हमने उसमें गुडविल निकाली थी, क्योंकि हमने कम कैपिटल लगा के ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। मतलब 16 लाख चाहिए 4 लाख कमाने के, लेकिन हम 15 लाख लगा के 4 लाख कमाने, वो तो एक अलग मेथड था। यहाँ पे क्या देखना है, हमें पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। अगर हम 15 लाख का कैपिटल लगा रहे हैं तो 15 लाख के हिसाब से 25% के हिसाब से कितना कैपिटल हम, कितना प्रॉफिट हम अर्न कर पाएंगे, 3,75,000 ले। तो सुपर प्रॉफिट कितनी हो गई, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि हमारा 25,000 नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है। 4 लाख माइनस 3,75,000, 4 लाख एक्चुअल प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट, और 3,75,000 नॉर्मल प्रॉफिट है जो हम कमाते नॉर्मली। तो 25,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया। नाउ कैपिटलाइज द सुपर प्रॉफिट, दैट इज कैपिटल रिक्वायर्ड टू गेन सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू गुडविल, यानी जो कैपिटल रिक्वायर्ड है टू गेन सुपर प्रॉफिट उसी को हम गुडविल बोलते हैं। तो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर सुपर प्रॉफिट इज इनटू 25/100 इज इक्वल टू 25,000। इसको भी हमने सिंपल सीधे तरीके से किया ताकि समझा पाएँ कि कैपिटल रिक्वायर्ड कैसे निकाला जाता है। तो कैपिटल रिक्वायर्ड इनटू 25%, जितनी कैपिटल है उसका 25%, अगर 25,000 है तो कैपिटल कितनी चाहिए, तो कैपिटल इज इक्वल टू 25,000 अपॉन, ये नीचे चला गया, 25 इंटू 100। तो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर गुडविल सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 लाख, यानी 1 लाख हमारी गुडविल हो गई। तो 1 लाख उस तरीके से निकालो या इस तरीके से, दोनों सेम आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे एडजस्टमेंट ना हो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, सेम आ जाता है। यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है तो हमें कैपिटल्स को माइनस करना पड़ेगा, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट करना है यानी सुपर प्रॉफिट को ही कैपिटल बनाना। सुपर प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए, बस उतना ही देखना है। लेकिन एवरेज प्रॉफिट की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे देखना पड़ता है कि हमने प्रॉफिट कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए रहता है और एक्चुअली कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया उसको माइनस करना है। तो ये था पूरा गुडविल चैप्टर। इसके अलावा गुडविल चैप्टर में कुछ खास है नहीं, थोड़ी बहुत थ्योरी अगर रह गई होगी तो उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी गुडविल मैंने पूरा कवर कर दिया, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी टफ या इजी क्वेश्चन, जितना भी थ्योरी पार्ट था मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। इतना ही था गुडविल चैप्टर, एंड थैंक यू फॉर स्टेइंग with me. If you like the video, give it a like. Please comment for any queries if you have, and thank you so much. Have a good day.